गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जब पार्ट नंबर 11 पढ़ा था उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने सॉल्यूशन के बारे में बेसिक बात टॉपिक्स पढ़े थे, है ना। सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन के बारे में आगे जो थ्योरी है वो क्लियर एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ आपको। तो हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यानी जिसको हिंदी में कहते हैं विलियन, वो होता क्या है। तो क्या डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे हमको सॉल्यूशन की। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी एक समांगी मिश्रण, जिसे हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण, है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों का, वो क्या कहलाता है हमारा सॉल्यूशन, यानी क्या कहलाता है विलियन कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने वाटर लिया है, ठीक है, और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। वाटर और नमक आपस में घुल जाएंगे, बिल्कुल घुल के एक जैसा विलियन दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको वाटर अलग और नमक अलग घुलेगा, यानी नमक अलग और वाटर अलग दिखेगा, नहीं। अगर हम सॉल्ट और वाटर को अगर डिज़ोल्व कर रहे हैं तो सॉल्ट वाटर में बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा और वो एक जैसा सॉल्यूशन बनाएगा। और होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही यही होती है ना, कि यानी क्या होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन यानी समांगी मिश्रण की डेफिनेशन, जिसमें दो तत्वों के बीच क्या दिखे, यानी दो पदार्थों के बीच क्या दिखे, कोई निश्चित सीमा ना दिखे, यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से घुल जाए, वही क्या आता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो क्या सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या आती है, अ होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, ठीक है। अब विलियन में दो पार्ट्स होते हैं, जो विलियन जो रहता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक रहता है सॉल्यूट, दूसरा आता है सॉल्वेंट, यानी जो घुल रहा है और जिसमें घुल रहा है, ये दो चीज़ें। एक चीज़ को हम, एक जो पदार्थ है उसको हम घोल रहे हैं, है ना, और दूसरा पदार्थ इसी में घोल रहे हैं, यानी एक तो घुलने वाला और एक घोलने वाला, एक तरह से ये हो गया, है ना। तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट यानी विलय की। विलय क्या होता है, वो अमाउंट जो कम मात्रा में होती है वो हमारा विलय होता है। विलय की सीधी डेफिनेशन हम ये ले लें कि जो पदार्थ यानी जो अमाउंट लेस होगी, यानी लेसर अमाउंट होगा, वो हो जाएगा हमारा विलय यानी सॉल्यूट। जैसे हम बात कर रहे थे नमक और पानी की, तो पानी नमक को हम पानी में घोलेंगे तो क्या ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, कम कौन रहेगा, नमक रहेगा। तो एक तरह से हमारा जो नमक है वो क्या कहलाएगा, हमारा विलय यानी सॉल्यूट कहलाएगा। आया समझ में, है ना। तो हम कह सकते हैं जब हम दो मिक्सचर्स को आपस में मिलाकर कोई सॉल्यूशन बना रहे होते हैं या कोई विलियन बना रहते हैं, तो जो विलियन में जो कम मात्रा में प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट या विलय कहलाएगा, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट वह जो सॉल्यूशन में यानी विलियन में ज़्यादा प्रेजेंट हो, यानी कि पानी जैसे हुआ, वो क्या कहलाता है हमारा विलायक या सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या जो विलियन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, यानी कि ग्रेटेस्ट अमाउंट, क्या हो जाता है वो सॉल्वेंट होता है। जैसे हम नमक और पानी की बात कर रहे हैं तो इसमें नमक जो रहेगा वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और जो पानी रहेगा वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। एक केस और याद रखना है हमको, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि सॉल्यूट क्या होगा, जो कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा। एक केस ये भी है कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी यानी भौतिक अवस्था होगी वो हमेशा विलियन जैसी ही होगी। जो विलियन की भौतिक अवस्था होगी यानी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही सेम फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की यानी हमारे विलायक की होगी। जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमने पानी में नमक घोला, तो घुलने के बाद बनेगा क्या, रहेगा तो वो लिक्विड ही, क्योंकि पानी भी लिक्विड था तो नमक भी सॉरी इनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। यानी जो हमारा सॉल्वेंट जो होता है यानी विलायक जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था हमेशा सॉल्यूशन यानी विलियन जैसी ही होगी। यानी विलियन अगर लिक्विड में तो हमारा विलायक जो होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा, है ना। तो इस तरह से भी हम विलायकों में डिफरेंस कर सकते हैं विलय और विलायक में। अगर इस केस में हम ये भी देखें, इतना तो क्लियर हुआ हमारा कि जो कम मात्रा में वो विलय, जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक। तो विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा विलियन जैसी होगी। इसके अपोजिट अगर हो सकता है कि विलय हो, वो भी सेम अवस्था में हो सकता है ना। विलय वो भी हो सकता है कि विलय विलायक दोनों ही सेम अवस्था में यानी दोनों ही लिक्विड हो एक तरह से। देन उस केस में हम बात कर लेते हैं, हम अल्कोहल और पानी को मिला दें, है ना। ये भी लिक्विड हो ये भी लिक्विड है, ये अल्कोहल है और ये पानी है। अब इस केस में क्या होगा, पहले तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा,
और जो कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। पर इस केस में ये नहीं पता कर पा रहे ना हम कि दोनों की अवस्था क्या है, लिक्विड है, और आपस में घोलेंगे तो भी बनाएगा क्या है, लिक्विड, यानी क्या बनाएगा, द्रव ही बनाएगा। तो इस केस में क्या रहेगा, जो कम मात्रा में होगा वो हमको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या हमारा विलेय है। इस जो सॉल्यूट होता है इसकी जो फिजिकल स्थिति यानी भौतिक अवस्था अलग अलग भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है। जैसे हम नमक कह रहे थे तो वो तो एक तरह से ठोस है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे ऐसा ये होता है कि सॉल्यूट की जो फिजिकल अवस्था है वो अलग हो सकती है किससे, सॉल्यूशन पे, पर सॉल्वेंट जो है यानी विलायक जो है उसकी भौतिक अवस्था कभी भी विलयन से अलग नहीं होती है। और जो कम मात्रा में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो हमारा सॉल्वेंट यानी विलायक होता है। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया आपको कि विलयन क्या होता है। विलयन की डेफिनेशन क्लियर हुई। विलयन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करें। ये हम एक एग्जांपल को भी देख सकते हैं ना कि ये हमारा सॉल्ट है, वाटर में मिल रहा है और एक तरह से क्या बना है, ये सॉल्यूशन बना रहा है। इसमें हम वाटर प्रेजेंस नहीं रहते, इसलिए इसको हम कौन सा मिश्र कहते हैं, होमोजीनियस मिश्र। जो सॉल्वेंट है वो हमारा कौन है, वाटर है, और जो सॉल्यूट है वो कौन है, हमारा सॉल्ट है। ठीक है, अब आगे चलें हम। अब आगे जो हमको थ्योरी दी हुई है वो क्या की दी हुई है, सबसे पहले जो हम कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विभिन्न मात्रा। अब जो विलयन है उसमें क्या है, सांद्रण। अब क्या है, जैसे हम विलयन में क्या बोल रहे हैं, विलेय और विलायक है, तो विलेय की मात्रा कितनी है उसको जो होता है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो कहलाता है उसका सांद्रण। यानी विलयन, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, हमेशा सांद्रता कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, किसी विलयन का सांद्रण विलेय की वह मात्रा है जो विलयन की किसी विशेष मात्रा में उपस्थित हो। यानी द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता की डेफिनेशन क्या हुई, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी कि द अमाउंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन होगी क्लियर। अब हमको इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन देखने थे, है ना। तो सबसे पहला दिया हुआ है प्रतिशतता यानी परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, वह विलयन के जब विलयन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो इसे सांद्रण को प्रतिशत सांद्रण कहते हैं। यानी कि when the amount of the solute is expressed in the 100 parts of the solution is called percentage of the solution. This is two type. यानी कि सीधी बात ये है कि हम किसी जो सॉल्यूट है हमारा उसके अमाउंट को सॉल्यूशन के में परसेंट में प्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज यानी परसेंट कंसंट्रेशन यानी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। इसको द्रव्यमान अनुसार भी ले सकते हैं और आयतन अनुसार भी ले सकते हैं। द्रव्यमान अनुसार किस केस में लेंगे, जब हमारा जो सॉल्यूट रहेगा यानी कौन है हमारा सॉल्यूट विलेय जो है वो क्या होगा, ठोस हो। और आयतन प्रतिशत कब लेंगे, जब हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या हो, द्रव हो, यानी विलेय जो हो द्रव हो। ठीक है, इसके लिए हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है परसेंट बाय मास। तो मास के बेसिस पे परसेंट निकालना हो तो मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हम परसेंट कंसिडर करते हैं वैसे ही, ऐसे ही हमको यहाँ पे आयतन के बेसिस पर यानी वॉल्यूम के बेसिस पर भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी अमाउंट में यानी किसी दिए हुए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितना परसेंट है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम प्रतिशतता निकालते हैं। वो द्रव्यमान के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं और आयतन के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 ग्राम कास्टिक सोडा है को 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता बतानी है, किसके अनुसार, द्रव्यमान अनुसार, यानी विलेय जो है। अब आप बताइए कि विलेय कौन होगा, जो कम मात्रा में। विलेय कौन दे रखा है हमको, कास्टिक सोडा, क्योंकि 10 ग्राम ही है वो, और किस में घोल रहा है, 40 ग्राम जल में घोल रहा है। यानी जल क्या है हमारा, विलायक है, यानी कौन है, सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 50 ग्राम हो जाएगी। अब NaOH की प्रतिशतता निकालनी है तो टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 50 निकालनी किसकी है, 10 ग्राम की, और इंटू 100। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो 50 ग्राम जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो हमारा सॉल्यूट है
यानी विलेय है उसकी प्रतिशतता कितनी रहेगी, 20% रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ था सेम कैलकुलेशन, तो ये हमने क्लियर किया तो हमको पता चल गया कि प्रतिशतता कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट जो दे रखा है हमको, नेक्स्ट मेथड जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की। तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड स्टेट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। यानी क्या है, हमने अभी तक कंसंट्रेशन की बात की। कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में घुला हुआ सॉल्यूट, यानी किसी सॉल्यूशन यानी विलयन में घुला हुआ विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाती है। अब उसी कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम क्या देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ यानी क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में शक्ति कहते हैं। शक्ति का डेफिनेशन क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जितनी मात्रा घुलती है उससे उसकी शक्ति कहते हैं। यानी कि ये शक्ति किस बेसिस पे काउंट होगी, उसके 1000, यानी कोई भी अमाउंट हमको दी हुई है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, जैसा कि हमको यहाँ एग्जांपल दिया है कि 5 ग्राम Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इज सोल्यूबल इन 250 सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, देन इट्स स्ट्रेंथ इज 20 ग्राम पर लीटर। यानी कि इतना हमको क्या 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ था, है ना, वो क्या है सोल्यूबल किससे 250 सोडियम बाइकार्बोनेट में, तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 20 ग्राम होगी। कैसे, यानी कि हम किसके बेसिस पर काउंट करेंगे, 1000 के बेसिस पर। यानी 1000 ग्राम में या 1000 लीटर में कितनी अमाउंट घुलेगी, किसकी, सॉल्यूट की, जो हमारा रहेगा विलेय की, वो उसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ यानी शक्ति देखते हैं। यानी किसी विलियन में, यानी किस हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी विलियन के 1 लीटर में विलेय की जितनी मात्रा घुलती है वो क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है। या अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन 1 लीटर इस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, जब हम किसी भी सॉल्यूशन के 1000 लीटर में सॉल्यूट की प्रेजेंस यानी सॉल्यूट की मात्रा यानी अमाउंट देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेंथ यानी शक्ति कहलाती है। जैसा कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूट जो है हमारा यानी विलेय की घुली हुई मात्रा 1 लीटर सॉल्यूशन में वो क्या कहलाती है, उसकी शक्ति कहलाती है यानी स्ट्रेंथ कहलाती है। इसके लिए स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना होता है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इसको हम अभी आगे स्टडी करने वाले हैं कि मोलरिटी वगैरह क्या होती है। तो हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम चलने वाले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोलरिटी के बारे में। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्राम मोलिकुलरिटी भी कहते हैं, यानी मोलरता या ग्राम अणुकता। क्या होता है इसकी डेफिनेशन, द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स of the solute present in the per liter of the solution. It is expressed by symbol m. यानी कि क्या होता है, विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। यानी क्या है, जो हमारा विलियन है उसमें उपस्थित जो विलेय है उसके ग्राम अणुओं की संख्या जब हम के बेसिस पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका मोलरिटी कहलाएगी। इसका क्या इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, यदि किसी विलियन के 1 लीटर NaOH में 80 ग्राम, इसका मात्रक क्या होता है, इसका दिया हुआ है कि इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है या मोल प्रति घन डेसीमीटर होता है। ठीक है, यानी इसकी जो इकाई होती है यानी कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर या फिर मोल क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, इसको लिखने के लिए क्या चाहिए होता है हमको, इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरिटी यानी मोलरता, ऊपर क्या चाहिएगा हमको, विलेय की क्या चाहिए, ग्राम, क्या बोला है हमने, क्या पढ़ा है यहाँ पे हमने, ग्राम अणुओं की संख्या यानी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट। तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, यानी विलेय के मोलों अर्थात ग्राम अणुओं की संख्या, अपॉन में क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी जो हमारा विलियन है उसका लीटर में मात्रा। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो विलेय का द्रव्यमान है, यानी सीधे बात हम विलेय का द्रव्यमान ही देख रहे हैं। नीचे क्या चाहिएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड इनटू ए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान और विलेयन का लीटर में आता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं दे रखा हमको 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ हमको 5.85 ग्राम क्या देखा है, NaCl घोला दिया हुआ है। इसको किस में डिजोल्व किया गया है, 200 मीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी हमारा सबसे पहले क्या है, हम देखेंगे कि जो हमारा NaCl है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो NaCl क्या है, Na कितना दिया हुआ है हमको, Na का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 और Cl का होता है 35.5, यानी NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 58.5, जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम जो मोलरता के फॉर्मूला है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे जो W है वो हमारा वेट होगा। किसका वेट होगा, हमारा जो विलेय रहेगा उसका वेट रहेगा। ठीक है, यानी जो हमारा सॉल्यूट है उसका वेट रहेगा। जो 100,000 है वो तो हम 1000 में अमाउंट में ही देख रहे हैं, इसलिए 1000 रहेगा। और जो M है वो हमारा क्या रहेगा, हमारा मोलिकुलर मास रहेगा, यानी आणविक द्रव्यमान। और जो नेक्स्ट देखा है V क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी आयतन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला क्या कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। अब हमको दिया हुआ सबसे पहले M निकाल लिया हमने, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 58.5। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 58.5। वेट कितना दे रखा है किसका, हमारा जो NaCl है, NaCl क्या हो गया हमारा। अब यहाँ बताइए 5.85 ज़्यादा है कि 200 मिलीलीटर ज़्यादा है। तो 5.85 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा, 5.85 ग्राम क्या है हमारा विलेय है, किसका NaCl है। तो 5.85 ग्राम लिख देंगे, इंटू 1000 तो चल ही रहेगा ही सही। जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आया वो कितना आ गया 58.5, वो लिख दिया हमने। और जो वॉल्यूम दी हुई थी कितनी दी थी 200 मिलीलीटर विलियन बोला था, तो वॉल्यूम कितना आ गया 200 आ गया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन करने पर हमको 0.5 आया, तो हमको पता चल जाएगी जो हमारी मोलरता है वो कितनी है 0.5 आएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट दे रखा है वो हमको दे रखा है मोलरता। हमने अभी जो पढ़ा था वो पढ़ा था मोलरता के बारे में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ग्राम मोलों की संख्या, है ना। अब हमको देखनी है ग्राम अणुओं की संख्या, यानी कि जब हम क्या कर रहे होंगे, ग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो वो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। जबकि हम अगर उसको ग्राम मोल में लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मोलरता होगी। ठीक है, इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला आ जाता है, बस इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट ले रहे हैं वो क्या में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। और उसमें जो ले रहे थे वो किस में ले रहे थे, मोल पर लीटर में ले रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ 4 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन द 500 ग्राम ऑफ वाटर देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी क्या दिया हुआ है कि यदि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। उस केस में क्या देख रहे थे हम, उस केस में जो हमको दिया हुआ था उसमें क्या था, एक लिक्विड था और एक क्या था, सॉलिड था। जैसे कि हमें यहाँ देखो, जो हमारा 5.85 ग्राम था, NaCl क्या था 200 मिलीलीटर था, यानी एक तरह से सॉल्यूशन था। जबकि जो क्या था, यानी हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो किसमें, मोल में कर रहे थे। जबकि यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करें वो क्या में करेंगे, ग्राम में करेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर वही सेम, जो हमारा मास ऑफ द सॉल्यूट है यानी विलेय का मास है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, विलेय का जो आणविक द्रव्यमान रहेगा, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कितना आ जाएगा 40,000 तो रहेगा ही रहेगा। और 500 हमको क्या दिया हुआ है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना है 500 है, तो 500 लिख देंगे नीचे। तो इस तरह से हम जो हमारा 1/5 आ रहा है यानी 0.2 आ रहा है, वो क्या आ जाएगा, हमारा मोलैलिटी आ जाएगी। मोलैलिटी इकाई में ग्राम, जब हम क्या किसकी बात करेंगे, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या,
तब हम क्या लिखते हैं, मोललता लेते हैं। इसी के अपोजिट जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे थे, ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, तो क्या ले रहे हैं हम, मोलरता लेंगे। और ग्राम अणुओं की संख्या लेंगे तो क्या कहलाएगा, मोललता। और ग्राम मोलों की संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगी, मोलरता, ठीक है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो क्या की बात करेंगे, फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता क्या होती है, किसी विलायक के 1 लीटर में घुले हुए विलयन के ग्राम अणुसूत्रों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। यानी कि द फॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल F, यानी इसको F सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बता रहा है, विलय के ग्राम अणुसूत्रों की संख्या, यानी विलय का जो सूत्र होता है उसकी संख्या, यानी कि उसके बेसिस पर जो हम उसका मास निकालेंगे वो, और विलय का लीटर में आयतन, इसके बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मलता कैलकुलेट करते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमको बोला है कि 200 मिलीलीटर विलयन में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहने पर विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम जो हमको क्वेश्चन है इंग्लिश में भी दिया हुआ है, यानी कि NaCl का द्रव्यमान देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या बोला है हमको, फॉर्मूला मास बोला है ना, यानी ग्राम अणुसूत्र द्रव्यमान, यानी जो उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला जो रहता है उसका क्या द्रव्यमान आता है, वो हमारा ग्राम अणुसूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे विलय का ग्राम अणुसूत्र द्रव्यमान क्या आ जाएगा, अमाउंट क्या दी हुई है हमको, 5.85 दिया सोडियम क्लोराइड, वो तो 5.85 ग्राम दिया हुआ है, पर इसका जो मास होता है, यानी इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो होता है 58.5, है ना, यही होता है। तो यानी 5.85 ग्राम को अपन 58.5 ग्राम से जब डिवाइड करेंगे तो जो आने वाला मास होगा वो क्या कहलाएगा, उसका फॉर्मूला मास कहलाएगा। यानी कि किसी पदार्थ की, यानी किसी पदार्थ सॉल्यूशन के दिए हुए उसका फॉर्मूला मास जो रहेगा वो उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मूला मास कहलाता है, ठीक। तो इसके बेसिस पे हमको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 ग्राम क्या आ जाएगा, इसकी फॉर्मलता आ जाएगी। इसी तरह से एक और कैलकुलेशन करते हैं, वो होती है नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अब ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने NaOH की बात की, तो इसमें कितने रिप्लेसेबल आयन है, जो Na है वो Na प्लस OH माइनस से मिलकर बना, यानी कि कोई रिएक्शन जब होगी इसमें तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल आयन है इसमें, यानी इसी को हम हटा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इस केस में ये क्या होती है, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाएगी। NaOH में ग्राम तुल्यांक कितना है, 1 होता है, ठीक है। और इसके बेसिस पर, ग्राम तुल्यांकों के बेसिस पर इसका तुल्यांक बाहर निकाला जाएगा। जैसे NaOH है ना, इसका जो टोटल मास जो होता है वो होता है 40 होता है। किसका, कौन सा मास, आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। और इसका जब हमको क्या निकालना हो, तुल्यांक द्रव्यमान यानी इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्योंकि हम इसमें इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकों के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। तो इसके इसमें क्या करना होगा, हमारा जो रिप्लेसेबल आयन है उससे इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि NaOH जो है उसका मॉलिक्यूलर मास और क्या होता है, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, बराबर होता है एक तरह से। इसी तरह से अगर हम HCl की बात करें, ठीक है, तो HCl में भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और उसका एटॉमिक मास सेम ही होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान और इक्विवेलेंस मास जो यानी कि तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी रिप्लेसेबल आयन कितना है, एक ही है। रिप्लेसेबल आयन के बेसिस पर देखते हैं हम कि तुल्यांक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको एग्जांपल दिया है कि कास्टिक सोडे के 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। और नॉर्मलता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख दे जो हमको वेट दिया है किसका, जो कौन पदार्थ घुल रहा है, 5 ग्राम घुला हुआ है, तो हमारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम में। विलयन कितना दिया हुआ है हमको, 1000 ही दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा कास्टिक सोडा रहेगा उसका जो मॉलिक्यूलर द्रव्यमान क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास क्या रहेगा, 40 ग्राम रहेगा। तो इस तरह से 1/8 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो नॉर्मलता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता की डेफिनेशंस पढ़ ली। इन सब के बेसिस पे हम टाइट्रेशन क्लियर करते हैं, और टाइट्रेशन की
बेसिस पर ही हम क्या निकालते हैं, किसी भी पदार्थ की यानी किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। इन सारी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी इनके बेसिस पर, इनकी हेल्प से क्या की जाती है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ही हमने हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।